हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ेंगे परासरण क्या होता है। परासरण क्या होता है, परासरण किसे कहेंगे। इधर ध्यान दो, परासरण किसे कहते हैं। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन परासरण कहलाता है। किसे कहेंगे परासरण। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण। किसे कहेंगे परासरण। विलायक के जो अणु हैं वो निम्न सांद्रता वाले विलयन से अपने उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जो गमन करते हैं वो गमन क्या कहलाता है, परासरण। और किस में से गमन करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन करेंगे। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो अपने में से विलायक के अणुओं को, विलयन के अंदर दो चीज पाई जाती है, विलय प्लस विलायक। तो अर्धपारगम्य झिल्ली अपने में से किसको गुजरने देती है, केवल विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, विलय के अणुओं को नहीं गुजरने देती। अर्थात क्या कहें कि विलय के अणुओं को रोकने का क्या करती है ये कार्य, और विलायक के अणुओं को अपने में से गुजरने का क्या करती है, कार्य करती है। अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या काम होता है, अपने में से विलायक के अणुओं को क्या करती है, गुजरने देती है, विलय के अणुओं को नहीं गुजरने देती। ठीक है, ये तो अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य हो गया। और अर्धपारगम्य झिल्ली अनेक प्रकार की होती है, जंतु झिल्ली होती है, पादप झिल्ली होती है, पार्चमेंट की झिल्ली, सेल्यूलेज की, बहुत सारे प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली है किसकी बनी होती है, मुख्य रूप से रासायनिक पदार्थ फिनॉल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फिनॉल और पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। पूछा जाए क्वेश्चन आपसे कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आप क्या बताओगे, फिनॉल या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी हुई होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। आई बात समझ में। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में आप क्या क्या बता सकते हो। अर्धपारगम्य झिल्ली है वो अपने में से विलायक के अणुओं को गुजरने देती है, विलय के अणुओं को नहीं गुजरने देती है। किसकी बनी होती है, फिनॉल या पोटेशियम फेरोसाइनाइड की बनी होती है। ठीक है, तो ये हो गई परासरण की परिभाषा। ठीक है, परासरण विलायक अणुओं का निम्न अर्धपारगम्य झिल्ली से निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन क्या कहलाता है, परासरण। जैसे परासरण के उदाहरण देखिए अपन, किशमिश का फूलना, बादाम, चना, इसका फूलना। तो जल है उसकी सांद्रता क्या होती है, कम। तो अणु है विलायक है, जल शुद्ध विलायक का कार्य करते हैं। तो विलायक के अणु है वो अर्धपारगम्य झिल्ली जो बाहर का आवरण है उसमें से उसके अंदर क्या कर जाते हैं, चने के अंदर, बादाम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, एक इससे विपरीत और होता है विसरण। परासरण से विपरीत क्या पाया जाता है, विसरण। तो विसरण में क्या होता है, परासरण में तो अणु है वो निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, और विसरण में उल्टा होता है, उच्च सांद्रता से अणु है वो निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। परासरण से उल्टा क्या पाया जाता है, विसरण, जिसमें क्या होता है, अणु है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन। जैसे
कोई बंद कमरा है, इसके अंदर अगरबत्ती है, इसकी महक चारों तरफ कमरे के अंदर फैल जाती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फैल जाती है। जैसे इत्र है, वो उसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे के अंदर क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे ये जो परासरण की क्रिया, इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ठीक है, किस प्रकार से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन होता है। एक पात्र लेते हैं, इस पात्र के अंदर क्या भरते हैं, विलायक के रूप में, शुद्ध विलायक के रूप में क्या भर देते हैं, जल। क्या भर रहे हैं इसके अंदर, शुद्ध विलायक के रूप में जल भर रहे हैं, शुद्ध विलायक। और विलायक के रूप में क्या है यहाँ पर, जल। ठीक है, इसके अंदर एक फिसेल कीप लटका रहे हैं। ये क्या है, फिसेल कीप। ठीक है, ये जो फिसेल कीप है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, शर्करा का घोल। क्या भरा हुआ है इसके अंदर, शर्करा का घोल। और ये शर्करा का घोल किसके रूप में है, विलयन के रूप में। किसका कार्य करेगा, विलयन, क्योंकि शर्करा के घोल के अंदर, जल के अंदर शुगर, चीनी मिली हुई है। ठीक है, विलय और विलायक दोनों चीज है, तो ये क्या है, विलयन का कार्य करेगा। ये तो पात्र में तो विलायक के रूप में तो जल है, और थिसेल कीप में शर्करा घोलियन की विलयन भरा हुआ है। ठीक है, और ये जो थिसेल कीप है, इसके यहाँ पर क्या लगी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या लगी हुई यहाँ पर, अर्धपारगम्य झिल्ली। आई बात समझ में। ये पात्र है, इसमें विलायक भरा हुआ है, ये थिसेल कीप है जिसके अंदर विलयन भरा हुआ है, और ये क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। परासरण की परिभाषा क्या थी, विलायक के जो अणु है वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करेंगे। तो विलायक है, इसकी सांद्रता, जल है, इसकी सांद्रता क्या है, कम। और ये जो विलयन के रूप में जो शर्करा घोल है अपने पास, शुगर का घोल है, इसकी सांद्रता क्या है, अधिक। सांद्रता कम और अधिक करते, जिसके अंदर विलय मिला हुआ हो, कम मात्रा में मिला हो विलय, उसकी सांद्रता कम, और अधिक मात्रा में विलय मिला हो, उसकी सांद्रता अधिक पाई जाती है। तो इसके अंदर, जल के अंदर तो मिला हुआ नहीं है, शुद्ध विलायक का कार्य कर रहे हैं, और इसके अंदर विलयन के अंदर, यानी कि जल के अंदर क्या घुला हुआ है, चीनी घुली हुई, तो ये इसकी सांद्रता क्या है, अधिक। तो अणु है वो निम्न सांद्रता किसकी है, जल की। तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता किसकी है, शुगर की, शर्करा घोल की। तो निम्न से उच्च सांद्रता की ओर गमन करेंगे, और किस में से गमन करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली में से। तो अर्धपारगम्य झिल्ली में से ये जो जल के अणु प्रवेश करेंगे थिसेल कीप के अंदर। ठीक है, तो इसका जो ये यहाँ पर जो साइज है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठने। जैसे जैसे जल के अणु प्रवेश करेंगे, और ये जो सॉल्यूशन है, विलयन है, ये क्या होने लगेगा, ऊपर उठने लगे। तो इससे अपन कंफर्म हो गया कि परासरण की क्रिया के अंदर निम्न सांद्रता से अणु है, विलायक के अणु है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली से उच्च सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। आई बात समझ में। तो ये उदाहरण के द्वारा अपन ने परासरण की क्रिया को क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब पढ़ेंगे परासरण दाब। ये जो परासरण हो रहा है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से जो विलायक के अणु गुजर रहे हैं, ये परासरण की क्रिया है। तो इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, वो क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। तो ये परासरण दाब क्या होता है, किस प्रकार से इसको व्यक्त करते हैं, इसको समझेंगे अपन। बात करेंगे अपन परासरण दाब की। परासरण दाब किसे कहेंगे, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो आवश्यक दाब होता है वो क्या कहलाता है, परासरण दाब। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो आवश्यक दाब है वो क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। या अपन क्या कहें, विलायक के जो अणु है वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलयन में जो गुजर रहे, उनको रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है विलयन पर, वो क्या कहलाता है, परासरण दाब
कहलाता है। समझो इसको, एक पात्र लिया अपन ने, ठीक है, इस पात्र को दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों। बीच के अंदर क्या लगा दिया? इसके अंदर अर्ध पारगम्य झिल्ली। इस पात्र के अंदर क्या लगा दिया? बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। पात्र को अर्ध पारगम्य झिल्ली से दो भागों में विभक्त कर दिया। ये जो भाग है इसके अंदर तो क्या भरा हुआ है? विलायक। इसमें तो क्या भरा हुआ है? शुद्ध विलायक। और शुद्ध विलायक के रूप में क्या है? जल। इस पात्र के अंदर ये ए पात्र और ये मान लीजिए बी पात्र, ठीक है। तो इसमें तो क्या भरा हुआ है? विलायक। और इसमें क्या भरा हुआ है? विलयन, ठीक है। ये पिस्टन लगे हुए इनके ऊपर, ये P1 मान लो, ये P2, ये पिस्टन, दाब लगाने के लिए पिस्टन लगे। ये पात्र लिया, दो भागों में विभाजित कर दिया अर्ध पारगम्य झिल्ली से। इस भाग में विलायक भर दिया, इसमें विलयन भरा हुआ है, ठीक है। तो परासरण में क्या होता है? विलायक के जो अणु है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली में से किसकी ओर गमन करेंगे? विलायक की ओर गमन, विलयन की ओर क्या करेंगे? गमन करेंगे। तो जैसे जैसे विलयन की ओर गमन करेंगे, शुरुआत के समय ये दोनों पिस्टन क्या थे? बराबर थे। जब परासरण की क्रिया इन दोनों के मध्य नहीं थी तो ये पिस्टन क्या थे? बराबर। ये पिस्टन क्या थे? यहाँ पे, ये पिस्टन भी यहीं पे था, दोनों क्या थे? बराबर। लेकिन जैसे ही परासरण की क्रिया शुरू हुई, परासरण की क्रिया के अंदर विलायक है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलयन में क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवेश कर रहा है। तो ये पिस्टन तो क्या आएगा? जब इसमें से अणु इसमें प्रवेश करेंगे तो ये तो नीचे आ जाएगा और ये पिस्टन क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ऊपर उठ जाएगा। ये पिस्टन ऊपर क्यों उठेगा? क्योंकि विलायक के अणु विलयन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो परासरण की क्रिया हो रही है। तो इस क्रिया को रोकने के लिए, ये परासरण की क्रिया हो रही है, इसको रोकने के लिए जो पिस्टन P2 है जो ऊपर उठ रहे, इस पर क्या करेंगे? अपन दाब आरोपित करेंगे। तो दाब आरोपित करेंगे तो विलायक के अणु वापस इसमें क्या आ जाएंगे? इस विलायक में, इस विलयन में से जो विलायक के जो अणु हैं वो किस में आ जाएंगे? विलायक के अंदर, इस पात्र के अंदर आ जाएंगे। तो दोनों पिस्टन क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अर्थात परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगा रहे हैं अपन, वही क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। आई बात समझ में? यानी कि इसमें से इसमें प्रवेश कर रहे अणु, तो इस पर अपन दाब आरोपित करेंगे तो ये क्रिया है जो परासरण की क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। आई बात समझ में? अब आगे बात करेंगे अपन परासरण दाब के नियम। किसकी बात करेंगे? परासरण दाब के नियम। देखो क्या होते हैं परासरण दाब के नियम। दो नियम है परासरण दाब के। पहला है वांट ऑफ बोयल का नियम, और दूसरा है वांट ऑफ ताप दाब का नियम। पहला तो है वांट ऑफ बोयल का नियम और दूसरा ताप दाब का नियम। पहले की बात करेंगे वांट ऑफ बोयल का नियम क्या है। वांट ऑफ बोयल के नियम के अनुसार निश्चित ताप पर परासरण दाब है वो किसके समानुपाती होता है? सांद्रता के समानुपाती। बोयल के नियम के अनुसार क्या होता है? निश्चित ताप पर परासरण जो दाब है वो किसके समानुपाती होता है? सांद्रता के समानुपाती। परासरण दाब को पाई से व्यक्त करते हैं। किससे दर्शाते हैं? पाई से। किसके समानुपाती होता है? सांद्रता के समानुपाती। बोयल का नियम क्या है? निश्चित ताप पर परासरण दाब सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती। इसको अपन पाई समानुपाती 1/v, यानी कि चूंकि C बराबर, सांद्रता किसके बराबर होती है? 1/तनुता।
सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तनुता, जो विलय कर रहे हैं अपन उस पर निर्भर करती है। तो अपन इसके स्थान पर ये भी रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है अपना वांट ऑफ ताप दाब करनी। ये तो बॉयल का नियम था। बॉयल का क्या था? पराशर दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। और ताप दाब का क्या नियम है? निश्चित ताप एवं सांद्रता पर पराशर दाब ताप के समानुपाती होता है। निश्चित ताप एवं सांद्रता पर पराशर दाब किसके समानुपाती होता है? ताप के समानुपाती। तो क्या लिख देंगे? पाई समानुपाती टी। इसको समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2। ये तो पराशर दाब सांद्रता के समानुपाती और ये पराशर दाब ताप के समानुपाती। ठीक है। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? पराशर दाब है वो ताप के तो समानुपाती होता है और तन्यता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। ताप के तो समानुपाती और तन्यता के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। पाई बराबर समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, एस का प्रयोग करेंगे, टी अपॉन वी। यहां एस बराबर विलयन स्थिरांक। एस क्या है? विलयन। सॉल्यूशन के लिए एस का प्रयोग करते हैं, विलयन स्थिरांक। ठीक है। ये जो विलयन स्थिरांक है ये गैस स्थिरांक एस जो है विलयन स्थिरांक है वो गैस स्थिरांक आर के क्या होता है? बराबर होता है। विलयन स्थिरांक गैस स्थिरांक के क्या होता है? बराबर। एस के स्थान पर अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं? आर का प्रयोग कर सकते हैं। एस किसके बराबर होता है? आर की। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? आर टी अपॉन वी। ये तो क्या है? एक मोल के लिए सूत्र हो गया, मोल के लिए। ये किसके लिए सूत्र हो गया? एक मोल के लिए। एन मोल की बात करें अपन, एन मोलों के लिए, एन मोलों के लिए, एन मोलों के लिए क्या हो जाएगा? पाई बराबर एन आर टी अपॉन वी। ये तो एक मोल के लिए सूत्र हो गया और ये किसके लिए होगा? एन मोलों के लिए एन का प्रयोग करेंगे। पाई बराबर एन आर टी अपॉन वी। तो क्या हो जाएगा? वज्र गुणा करेंगे तो पाई वी बराबर क्या हो जाएगा? एन आर टी। पाई वी बराबर क्या हो जाएगा? एन आर टी। आई बात समझ में? पाई वी बराबर क्या हो जाएगा? एन आर टी। आगे देखो, ये अपना नियम हो गया, बॉयल का नियम और ताप दाब का नियम। अब पराशर दाब और अवाष्पशील विलय के अणुभार में संबंध स्थापित करेंगे। पराशर दाब एवं अवाष्पशील विलय के अणुभार में संबंध। ठीक है। सूत्र क्या था अपना? पाई वी बराबर एन आर टी। क्या था? पाई वी बराबर एन आर टी। चूंकि एन मोलों के लिए प्रयोग करते हैं एन, और एन बराबर क्या होता है? डब्लू अपॉन डब्लू बी अपॉन, विलय की बात करें तो बी का प्रयोग करेंगे, डब्लू बी अपॉन एम बी। ठीक है। विलय के अणुभार में संबंध की बात कर रहे हैं तो बी का प्रयोग करेंगे। तो एन की जगह क्या रख देंगे? पाई वी बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू बी अपॉन एम बी आर टी। ठीक है। एम बी का मान निकालना है, वज्र गुण हो जाएगा तो एम बी बराबर क्या आ जाएगा? डब्लू बी आर टी अपॉन पाई वी। क्या आ जाएगा? आर टी अपॉन पाई वी आ जाएगा। एम बी का मान निकालेंगे। ठीक है। आई बात समझ में? या अपन ये भी कह सकते हैं 1 अपॉन वी के रूप में यहाँ सी का प्रयोग भी कर सकते हैं। एम बी बराबर, ये सूत्र भी अपन लिख सकते हैं, डब्ल्यू बी आर टी पाई सी, क्योंकि सांद्रता 1 अपॉन वी किसके बराबर होता है? सांद्रता के बराबर। तो ये अपना अणुभार के अंदर क्या हो गया? संबंध स्थापित हो गया। ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ एम बी तो क्या है?
विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार, डब्ल्यू भी क्या है, विलेय का भार, आर क्या है, गैस स्थिरांक, टी क्या है, परम ताप, ठीक है, और पाई क्या है, परासरण दाब, और वी क्या है, तनुता, और यहाँ सी क्या है, सांद्रता। आगे बात समझ में।